ठीक है बच्चों, हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तकरीबन 10 पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं, 5 मिनट हमें हो गए। तौहीद अच्छा हुआ कि आज आप टाइम पे आए हैं, वरना अमूमन लेट आ रहे थे, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा कहते थे कि भाई हमने सुबह पढ़ना है, सुबह पढ़ना है, और आप यूजुअली लेट आते थे। चलो आज अच्छा हो गया, आप टाइम पे आ गए, और आपको कुछ ओवरहेड काफ़ी मुझे तसल्ली है कि आपको क्लियर हो गया। अभी इंशाल्लाह चलो और यस भी हो सर, जाएगा जी। यस सर, थैंक यू सर। अभी भी मैंने आपको वॉइस मैसेज भेजा था, आपने सुन लिया होगा शायद। सर वो बस क्लास स्टार्ट हो गई तो मैं अभी सुना नहीं है, मैं क्लास के बाद सुनेंगे इंशाल्लाह। आप सुन लें, बेशक अभी सुन लें, म्यूट करके यहाँ से म्यूट होकर सुन लें। मैं जब तक कुछ बातें यहाँ पे लिख लेता हूँ, फिर आप सुन लें। चलें सर, ठीक है, मैं सुनता हूँ। यस सर, सुन लिया रिकॉर्डिंग सर। थैंक यू सर, मैं आ गया। ठीक है, चलो अभी इसके ऊपर हम डिस्कशन करते रहेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ज़रा देर से मेच्योर होता है। कोई बात नहीं, अभी हम इसके ऊपर चल रहे हैं, और आपको इंशाल्लाह जो जो इस पर क्वेश्चन आते रहेंगे मैं आपको एड्रेस करता रहूँगा, और आप मेच्योर हो जाओगे। अच्छा बच्चों, अभी हम रीकैप कर लेते हैं इस चैप्टर में हम क्या कर चुके हैं, और अब हम आज जो प्रैक्टिस करेंगे उसमें क्या चीज़ें अप्लाई होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्जिनल कॉस्टिंग में अगर हमने इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी हो, यूनिट कॉस्ट निकालनी हो, तो उसके लिए हमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल एफओएच लेते हैं। इन तीनों को जब हम सम करते हैं तो वो हमारी बनती है प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, इसी पे ही हम इन्वेंट्री बनाएंगे, यही हमारी यूनिट कॉस्ट है, और इसको मार्जिनल कॉस्टिंग में कहा जाता है प्रोडक्शन कॉस्ट। जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम इन चारों को जमा करेंगे, जब फर्स्ट 4 को, तो वो बनेगी हमारी इन्वेंट्री या यूनिट कॉस्ट, या ये कहलाएगी प्रोडक्शन कॉस्ट। अच्छा, फिर बच्चों, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर कॉन्सेप्ट होता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन का। वो हम समझ चुके हैं कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन आता है इज इक्वल टू सेल्स वैल्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट। जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट है इंक्लूडिंग सेल्स एंड मार्केटिंग, वो लेस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आता है। उस कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से हम लेस करते हैं सारी की सारी फिक्स कॉस्ट हैं, वेदर वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, सेल्स मार्केटिंग से रिलेटेड हैं, जिससे मर्जी रिलेटेड हैं, तो फिर हमारे पास आता है नेट इनकम। अब हम सारी जो फिक्स कॉस्ट होती है ना, और कौन सी फिक्स कॉस्ट, एक्चुअल फिक्स कॉस्ट लेस कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट। जबकि जब हमने फिक्स एफओएच को यहाँ यूनिट का या इन्वेंट्री का हिस्सा बना लिया है, तो यहाँ पे हमें आगे ट्रीटमेंट करना पड़ता है अंडर और ओवर अप्लाइड एफओएच का। ये ट्रीटमेंट सिर्फ एब्जॉर्प्शन में आएगा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आएगा। ये ट्रीटमेंट कभी भी मार्जिनल कॉस्टिंग में नहीं आता। क्यों? मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ आपके सामने है कि ऑल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ व्हाट एक्चुअल, जो एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट है वही हम लेस कर देते हैं। जबकि यहाँ पे जब हम प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हम डालते हैं अप्लाइड एफओएच विद प्री डिटरमाइंड एफओएच रेट। ये जो बच्चों आ रही है ना एफओएच, इनफैक्ट ये कौन सी है, दिस इज अप्लाइड एफओएच।
जब हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर कौन सी कॉस्ट गई है, अप्लाइड एफर्ट्स गई है। और जब इवेंचुअली हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी है, इनकम स्टेटमेंट जो बनती है वो तो एक्चुअल पे बनती है, एक्चुअल रिजल्ट होते हैं, एक्चुअल सेल्स वैल्यू होती है, एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट है, एक्चुअल फिक्स कॉस्ट है। तो हमें यहाँ तो कहीं भी अप्लाइड, फिर अंडर ओवर अप्लाइड करके हमें इसको अराइव करना होता है एट एक्चुअल फिक्स्ड एफर्ट्स। जब हम ये ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि ये अप्लाइड थी और अंडर ओवर अप्लाइड उसमें ऐड या लेस कर देते हैं, तो हम अराइव हो जाते हैं एट एक्चुअल फिक्स एफर्ट्स। इनकम स्टेटमेंट में एक्चुअल्स ही आते हैं। से हमने यहाँ पे अप्लाइड लिख दिया है 120, और हम कहते हैं जी ये ओवर अप्लाइड हो गए थे, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे और एक्चुअल हमारे पास आ जाएगा 100। तो ये 100 जो यहाँ पे आ रहा है एग्जैक्टली सेम वो यहाँ पे भी था जब हम कर रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। तो मार्जिनल में स्ट्रेट अवे एक्चुअल फिक्स कॉस्ट ही लिखी जाती है, ओके। जबकि एब्जॉर्प्शन में भी एक्चुअल पे ही हमने आना है, लेकिन अगर पहले लिख दी गई अप्लाइड तो ओवर अप्लाइड उसमें से लेस करेंगे और फिर हम एक्चुअल पे अराइव होंगे। या ये सिचुएशन इस तरह है कि ये था 90, तो फिर हमें 10 ऐड करना पड़ेगा और फिर हमें अराइव होना पड़ेगा 100 पे। ओके बच्चों, बात यहां तक समझ आ गई? यस सर। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो ये सारी बात मैं आहिस्ता आहिस्ता दोबारा ला रहा हूँ। और बेटा इस चैप्टर में और कोई चीज मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये जो चीजें आपके सामने पिक्चर आ रही है यही, इसी से ही इनकम स्टेटमेंट बनती चली जाती है। ये इस सारे चैप्टर का अभी तक नेट शेल है। ठीक है बच्चों, फिर हमने जो कल क्वेश्चंस किए थे उसी से अब आगे चलते हैं। दिस इज एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, यही आपको दी थी कल। आप लोगों ने इसको किया होगा, कोई इसमें प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। कहीं कोई कंफ्यूजन आ रही है तो मुझे बताएं, आराम से भी देखें, बताएं। ये एक सिंपल एग्जांपल है जिसमें हमने 6 मंथ के पीरियड में डिवाइड किया हुआ है और हमने कैलकुलेशन की हुई है। जी बच्चों। No, sir, no problem. नो प्रॉब्लम, गुड। भाई सारे पार्टिसिपेंट से पूछ रहा हूँ, ये नहीं कि एक दो से पूछ रहा हूँ, सारे बताओ भाई। नो प्रॉब्लम सर इसमें। ठीक है चलो, अच्छा अब हम आगे चलते हैं। बच्चों अभी हमने आगे सीखनी है रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट फिगर्स। यहीं पे आपको समझाता हूँ अभी कि प्रॉफिट रिकंसिलिएशन कैसे होगी। आपने बच्चों देखो, ए अल्फाबेटिकली पहले आता है ना, अल्फाबेटिकली ए, और एम बाद में आएगा। तो आप पहले लिख लो प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये लिख लिया आपने। फिर लिखो आप प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, ये लिख दिया आपने। ठीक है, जैसे अगर हम इन दोनों केसेस का देखना चाहें जो कल हमने क्वेश्चन किया हुआ है, तो मार्जिनल का प्रॉफिट क्या आ रहा है और एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट क्या आ रहा है। ये था मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट आ रहा है पहले 6 महीने में 2,12,000। $2,12,000 और एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट आ रहा है और एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट है हमारा 2,42,000। पहले हम जो 6 महीने थे इनको समझते हैं।
ये हमारे पास था, ठीक है बच्चों। तो डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस इन प्रॉफिट 30,000. जी, दैट इज दिस माइनस दिस। तो ये डिफरेंस आ गया 30,000। अब इसको जो, जैसे यहाँ पे आपने देखा ए पहले आ रहा था तो हमने ए लिखा, फिर मार्जिनल बाद में, एम बाद में आता, हमने बाद में लिखा। यही काम हमें करना पड़ेगा इसकी इन्वेंट्री के फिगर के साथ, ठीक है। से अभी हमारा ये टॉपिक चल रहा है, इसको जरा हाईलाइट कर लें। अभी हमने प्रॉफिट लिख दिए, इसी तरह हम लिखेंगे इन्वेंट्रीज, मिलके लिखेंगे चेंज इन इन्वेंट्रीज अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और इसी तरह हम करेंगे चेंज इन इन्वेंट्रीज अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। ये मैं क्या कर रहा हूं, अभी आपके सामने कैलकुलेशन करके बताता हूं, मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है बच्चों। अब आप देखें कि ये है आपके पास एब्जॉर्प्शन के तहत इनकम स्टेटमेंट बनी हुई, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत इनकम स्टेटमेंट बनी हुई है आपके पास, ठीक हो गया। आपके पास इस क्वेश्चन में ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी, जैसे अगर हम क्वेश्चन पे आ जाएं तो हमें 0. बताया गया है, जी बेटा ओपनिंग तो 0 थी ना. नो. जी, ठीक हो गया। ये हमें बताया गया है कि कहाँ पे बताया गया था कि ओपनिंग 0 थी, हाँ, देयर वर नो यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड इन्वेंट्री एट 1 अक्टूबर ईयर 5। हमारे पास ओपनिंग 0 थी, तो बच्चों हमारे पास क्लोजिंग कितनी आ गई थी, 1500 यूनिट, ठीक है। तो चेंज इन इन्वेंट्री कितनी आई थी, 1500। ओपनिंग है हमारे पास 0 और क्लोजिंग हमारे पास आ गई है 1500। ये तो आगे बच्चों यूनिट्स, और एक यूनिट की कॉस्ट हमारी कितनी है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत, एक यूनिट हमारे कितने का बनता है, 66 का, ठीक है। ये अभी हमने ऊपर देखा भी है कि यूनिट की कॉस्ट या इन्वेंट्री की वैल्यू अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कितनी आती है, 66 आ रही है, ठीक है। तो 1500 यूनिट्स की कितनी हो जाएगी, 99,000. 99,000, ठीक है। अब देखो भाई, ओपनिंग थी 0, क्लोजिंग है 1500, तो कितने का चेंज आया, चेंज हमें निकाली इन्वेंट्री में, चेंज आया 1500 यूनिट्स का, और एक यूनिट कितने का था, 66 का। तो हमने जब 66 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ रहा है 99,000। और जब हम आके यही काम करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए, तो वहां पे हमारी यूनिट कॉस्ट कितनी है, जी बेटा 46. 46। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 46 के साथ, ये कितना आएगा, 69,000. 69,000। ओके, शाबाश। तो अब आप देखें कि ये था पहले डिफरेंस इन प्रॉफिट, अब हम निकालेंगे डिफरेंस इन इन्वेंट्री। ये भी इसी तरह, दिस माइनस दिस, कितना आया बच्चा, 30,000, ठीक है। ये भी देखो 30,000 आ रहा है और ये भी 30,000 आ रहा है। तो ये हमारी प्रॉफिट की रिकंसिलेशन कहलाती है कि हमारे जो दोनों के प्रॉफिट्स के दरमियान ये डिफरेंस है वो जस्ट बच्चों होता है इन्वेंट्री की वजह से। किसकी वजह से, इन्वेंट्री की वजह से। और वो क्या डिफरेंस होता है वो भी अभी आपको बताता हूं। देखो बच्चों, यहां तक बात समझ आ रही है कि हम प्रॉफिट रिकंसिलेशन कर क्या रहे हैं। अभी इसका एक और शॉर्टकट भी बताता हूं आपको। पहले हम लिखते हैं प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और फिर हम लिखते हैं प्रॉफिट अंडर
मार्जिनल कॉस्टिंग, दोनों के जो दरमियान डिफरेंस है वो कहलाएगा डिफरेंस इन प्रॉफिट। ये हमारा पास जो फर्स्ट 6 मंथ है ना, ये उसका अकाउंट अभी हमने काम किया है। अभी हम दूसरे वाले 6 मंथ का भी कर लेंगे ताकि आपको वो भी चीज क्लियर हो जाए। और फिर हम नीचे निकालते हैं चेंज इन इन्वेंट्रीज। चेंज निकालनी है बच्चों कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर क्या चेंज आई है, इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग को हमने देखना होता है। इसी तरह चेंज इन इन्वेंट्री हमें निकालनी है मार्जिनल कॉस्टिंग के कि उसकी इन्वेंट्रीज में क्या फर्क आया। तो ये देखो हमारा प्रॉफिट टैली हो रहा है। और इसका जो एक शॉर्टकट है ना बच्चों वो ये है, वो भी आपको बता देते हैं कि थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। आपको पता है कि एक यूनिट की फिक्स कॉस्ट कितनी थी, फिक्स्ड एफओएच 20। एक यूनिट का फिक्स्ड एफओएच कितना था 20। ये देखो लिखा है बजटेड प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट और प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्या थे, फिक्स थे, दैट इज ऑफ 20। तो 20 और चेंज इन इन्वेंट्री कितने यूनिट्स की आई है बच्चों, 1500 यूनिट्स की। ठीक है, अगर आप इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर 30,000 ही आएगा। तो ये आप सिर्फ ये काम भी करके भी आप अपना आंसर निकाल सकते हो, दैट इज 30,000। ठीक है, क्योंकि दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, अभी हमने ऊपर सारी पिक्चर बनाई हुई है, डिफरेंस सिर्फ है ये फिक्स्ड एफओएच का। इसकी वजह से ही यूनिट कॉस्टें और ये सब कुछ चेंज हुआ है, डिफरेंस आया है दोनों के दरमियान। तो हम स्ट्रेट अवे क्या करेंगे, हम पर यूनिट जो एफओएच फिक्स्ड एफओएच है, फिक्स्ड एफओएच सिर्फ सेलिंग एंड मार्केटिंग एडमिन नहीं, सिर्फ प्रोडक्शन ओवरहेड का फर्क होता है, फिक्स्ड एफओएच का फर्क होता है। और जितने नंबर ऑफ यूनिट्स में डिफरेंस आया है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फिगर हमारी टैली हो जाती है। तो बच्चों ये किया है हमने फर्स्ट 6 मंथ्स का। इसी तरह अभी हम देखते हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स का। ठीक है, जी अगर हम इसमें जाके देखें तो नेक्स्ट पीरियड में मार्जिनल का जो प्रॉफिट आया था दैट इज 278,000। 278,000 हम मार्जिन का प्रॉफिट लिख देते हैं 278,000। ठीक है बच्चों, और एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट जाके लिखते हैं 258,000। ओके, तो ये जो फार्मूला बच्चों ने लगाया था क्या था, एब्जॉर्प्शन के प्रॉफिट में से मार्जिन का प्रॉफिट लेस करते हैं, इसी फार्मूले को कॉपी कर लेते हैं। तो ये आ रहा है डिफरेंस 20,000 का, ये डिफरेंस आ रहा है 20,000 का। ओके, इस एरिया को हम येलो से शेड कर, हमेशा क्या करना है आपने, एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट माइनस मार्जिन का प्रॉफिट। ओके, अच्छा बच्चों, फिर यहाँ पे निकालनी है हमें चेंज इन इन्वेंट्री। अच्छा, हमारे पास ये क्लोजिंग थी ना, तो ये इस 6 मंथ्स के लिए क्या बन जाएगी, ओपनिंग। ओपनिंग यहाँ पे आ गई 1500। ठीक है बच्चों, और क्लोजिंग कितनी होगी, ये हम 500। जाके डाटा में देख लेते हैं। हमें बताया गया था कि 8,500 प्रोडक्शन यहाँ की, सेल्स की 7,000, इसका मतलब है 1,500 क्लोजिंग है, वो 1,500 जाके बन गई यहाँ ओपनिंग। 1,500 ओपनिंग थी, 7,000 और प्रोडक्शन कर ली, तो टोटल हो गए 8,500 और 8,000 सेल कर दिए, तो 500 हमारे पास आ गई क्लोजिंग। ओके बच्चों, और एब्जॉर्प्शन के तहत कितनी होती है यूनिट कॉस्ट, 66। अभी हम कहते हैं कि दोनों 6 मंथ पीरियड में हमारी एब्जॉर्प्शन कॉस्ट जो रही है वो सेम रही है, दैट इज 66, दैट इज 66। तो बच्चों 1,500 था ओपनिंग, क्लोजिंग है 500, तो चेंज कितनी आई इन्वेंट्री में, जी बेटा 1,000 की चेंज है। चेंज कितनी है 1,000 की। ठीक है,
और वो कौन सी चेंज है, डाउनवर्ड चेंज है, क्लियर। और उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना किसके साथ, 66 के साथ, तो आंसर कितना आ जाएगा, 66,000। ठीक है बच्चा, आंसर कितना आ जाएगा, 66,000। ओके, इससे एग्रीड हैं आप सारे? यस सर। ठीक है, दिस इज अगेन चेंज। और चेंज कैसे आती है बच्चों, चेंज आपने निकालनी है तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। जैसे अगर इस केस में देखें, क्लोजिंग कितनी थी 1500 माइनस ओपनिंग 0, तो 1500 आया, 1500 को 66 से मल्टीप्लाई कर दिया, 99,000 आ गया था। यहाँ क्लोजिंग है 500, ओपनिंग है 1500, तो नेगेटिव आंसर आएगा, और नेगेटिव को हम 66 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 66,000 हमारे पास आ गया। इसी तरह यही केस जो है यहाँ पे आएगा मार्जिनल में, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 46 के साथ, और यहाँ आंसर आ जाएगा -1000 इंटू 46, ये फिगर आ गई 46,000। फिर यही वाला फार्मूला हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 20,000। क्या फार्मूला लगाया बच्चों हमने, दिस माइनस 66,000 और माइनस कर दिया हमने 46,000, तो हमारे पास आ गया है फिगर -20,000। तो ये देखें -20,000 था, और यहां भी -20,000 ही है। और ये वाला अगर प्रिंसिपल हम यहां अप्लाई करना चाहें तो वही अप्लाई होगा, दैट इज 20 मल्टीप्लाई बाय इन्वेंट्री में क्या हुआ है, 1000 का डिक्लाइन आया, तो हम -1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -20,000। -20,000 ये आपके सामने आ रहा है। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है, कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। ये आज हमने सीखा है प्रॉफिट रिकंसिलिएशन। प्रॉफिट रिकंसिलिएशन फर्स्ट 6 मंथ्स का भी सीख लिया और लास्ट 6 मंथ्स का भी सीख लिया। इसको मैं बड़ा भी कर देता हूँ थोड़ा सा कि आपको ये फिगरें क्लियर हो जाए। जी बेटा आप बताएं, सारे बच्चे जो हैं 1 बाय 1 अंडरस्टैंड कर लें, कोई कंफ्यूजन हो रही है तो बताएं। मैं इसको रिपीट भी कर देता हूँ कि प्रॉफिट रिकंसिलिएशन होती कैसे। ठीक है, बेशक चाहें तो आप इसको रिकॉर्ड कर लें, व्हाट्सएप में जाके इसको रिकॉर्ड कर लें, या आप ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड कर लें कि प्रॉफिट रिकंसिलिएशन में हमें क्या चलना पड़ता है कि हम पहले प्रॉफिट लिखेंगे, ए से आता है एब्जॉर्प्शन, और फिर बी सी डी चलते हुए सीक्वेंस में मार्जिनल आता है बाद में। तो आप सिंपलिसिटी के लिए, क्योंकि सम टाइम आप क्या करोगे, कभी मार्जिन को पहले लिख लोगे, कभी एब्जॉर्प्शन के पहले रख लोगे, तो ये आपके फार्मूले वर्कआउट नहीं करेंगे और आपको कंफ्यूजन होगी। टू अवॉइड कंफ्यूजन, ए पहले आता है तो ए का प्रॉफिट पहले लिख लिया, और डेफिनेटली दूसरी चीज हमारे पास हमें मार्जिनल ही है तो मार्जिनल बाद में आएगी, उसका प्रॉफिट बाद में लिख लिया। दोनों के प्रॉफिट का निकाला डिफरेंस, ये जो हमारे 6 महीने पहले गुजरे हैं इन दोनों के प्रॉफिट में क्या डिफरेंस आ रहा है, दैट इज द डिफरेंस ऑफ 30,000। तो बच्चों ये जो डिफरेंस होता है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ इन्वेंट्रीज के डिफरेंस की वजह से आता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री बन रही होगी 99,000 और ओपनिंग इन्वेंट्री थी कोई नहीं, तो दोनों के दरमियान चेंज क्या आई, 99,000 की। मार्जिनल में भी ओपनिंग कोई नहीं थी, लेकिन इसकी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री बनेगी ना, वो बनेगी 1500 इंटू 46, दैट इज 69,000। तो इसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री है 99 की, इसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री है 69 की, दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है, 30,000। तो ये प्रॉफिट की रिकंसिलिएशन का तरीकेकार यही है कि दोनों का प्रॉफिट का डिफरेंस निकालते हैं और दोनों के दरमियान चेंज इन इन्वेंट्रीज का डिफरेंस निकालते हैं। और वो आपको पता है कि 1 यूनिट पे फिक्स कॉस्ट है 20 और चेंज आई है इन्वेंट्रीज में कितनी की, 1500 की, और चेंज हमने लेनी है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग थी आपके पास 1500 यूनिट्स, ओपनिंग थे 0, तो 1500 माइनस 0, तो क्या बच्चों आएगा 1500 पॉजिटिव। ओके,
और यही केस अगर हम यहाँ पे करेंगे इस वाले केस में, तो यहाँ पे क्या है, क्लोजिंग है 500 माइनस इसमें से कर देंगे शुरू की ओपनिंग इन्वेंटरी थी 1500, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, -1000। ठीक है बच्चों, तो चेंज जो है ना, चेंज जो है, चेंज इज ऑलवेज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो हमने पहले यूनिट्स में निकाला, और जो हमारे पास कॉस्ट होती है यूनिट कॉस्ट, उससे एब्जॉर्प्शन वाले की से मल्टीप्लाई करेंगे, मार्जिनल में मार्जिनल वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो दिस इज प्रॉफिट रिकंसिलिएशन। तो बच्चों यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, वरना फिर हम आगे चलते हैं। सर जी बेटा। सर ये जो अकाउंटिंग में हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, जी जी कि वहाँ पे कहीं फिट आएगा, या फिर ये सिर्फ इंटरनल अपनी उसके लिए होती है? जी बच्चों, जो हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनाते हैं ना, वो हम करते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पे, ठीक है। और जब हम इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए बनाते हैं, हम बनाते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। ये हमें हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में। हम अभी जाके देखेंगे कि कैसे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है हमें। अगर पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मार्जिन आता है ना, जब भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मार्जिन, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे आता है ये भी हमने अभी डिस्कस किया है, सेल्स वैल्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कि अगर एक यूनिट की सेल प्राइस है 100 और उसको बनाने पे हमारी कॉस्ट आ रही है 80, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना आ रहा है, 20। तो हमें जब भी वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा कोई प्राइस मिलती है, हम बेचेंगे तो हमें मिलेगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन, यानी कि हमें एक तरह का गेन मिलेगा, हमें एक तरह का गेन मिलेगा। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम इस पे वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर जो भी हमें प्राइस मिल रही है हम उस पर बेच दें। इसे ही मार्जिनल कॉस्टिंग इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ी होगी, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू इज एंड सो ऑन। तो दिस इज इन फैक्ट 80 इज मार्जिनल कॉस्ट एंड 100 इज मार्जिनल रेवेन्यू। यानी मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, द कॉस्ट ऑफ एनी एडिशनल यूनिट, एक्स्ट्रा यूनिट, एंड द मार्जिनल रेवेन्यू इज द रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट। आपको 20 का पॉजिटिव मिल रहा है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है कि हम इसको इस प्राइस पे बेच दें या ना बेचें एंड सो ऑन। तो जो फाइनेंशियल्स बनते हैं ना, वो एब्जॉर्प्शन में बनते हैं। लेकिन यहाँ पे फॉर योर अंडरस्टैंडिंग और ये कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में हमें इनकम स्टेटमेंट में दोनों तरीके से बनाने आनी चाहिए, और एज फार एज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज कंसर्न, वो एब्जॉर्प्शन से ही बनती है। जी बेटा। तो सर ये रिकंसिलेशन, जो प्रॉफिट रिकंसिलेशन है, ये पब्लिश होती है फिर ये सिर्फ और सिर्फ अपने नहीं, इंटरनल डिपार्टमेंट? दिस इज फॉर इंटरनल पर्पस, और ये पब्लिश नहीं होती। और ये आपको बताता चलूं कि इन द लॉन्ग रन दोनों के प्रॉफिट सेम हो जाते हैं। इन द लॉन्ग रन दोनों के प्रॉफिट सेम होंगे, ठीक है। सर जैसे सपोज करें कि अगर यहाँ पे आई थी इन्वेंट्री क्लोजिंग 1500, और यहाँ पे आके ना क्लोजिंग हो जाती, अभी यहाँ पे 500 आ रही ना, यहाँ क्लोजिंग हो जाती 0, तो यहाँ 30,000 का प्रॉफिट आया था, यहाँ 30,000 का नेगेटिव हो जाता, और लॉन्ग रन में दोनों के प्रॉफिट्स ने सेम हो जाना है। हो सकता है कि अभी कोई क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर ये दोनों पीरियड्स आ रहे हैं और दोनों सेम सिचुएशन आपके पास आ रही हो। जी बच्चों, कोई क्वेश्चन? सर ये जो डिफरेंस इन प्रॉफिट और डिफरेंस इन इन्वेंट्री हमेशा सेम रहेगा? जी बेटा, यही तो प्रॉफिट रिकंसिलिएशन है, कि ये प्रॉफिट में जो डिफरेंस आया है ये किस वजह से आता है, ये सिर्फ इन्वेंट्री की चेंज की वजह से आता है, और कोई चीज है ही नहीं। और ये जो मैंने एक लाइन और बनाई है, इससे भी ये बात आप समझ लो कि इन्वेंट्री में कितने का चेंज आया था, ओपनिंग थी 0, क्लोजिंग थी 1500, और एक यूनिट पे फिक्स्ड एफओएच की वजह से फर्क आता है सिर्फ। जो बात हमने यहाँ पे भी की थी, दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस, दिस इज, ये जो अप्लाइड है फिक्स्ड एफओएच है, जो 20 रुपए का था इस क्वेश्चन में, सिर्फ इसकी वजह से ही डिफरेंस आ रहा है। और ये आपकी 30,000 टैली कर गया 30,000 से। दिस इज प्रॉफिट रिकंसिलिएशन, कि प्रॉफिट में जो डिफरेंस आया है वो जस्ट इन्वेंट्रीज की वजह से आता है, और कोई चीज होती ही नहीं है। ओके सर। ठीक है, आए बच्चों एक और रजिस्ट्रेशन करते हैं। कोई क्वेश्चन आप लोगों का हो तो मोस्ट वेलकम। रजिस्ट्रेशन 1 हम कर चुके थे, और यही इसकी इन्होंने प्रॉफिट की रिकंसिलिएशन इन्होंने भी की हुई है। फर्स्ट 6 मंथ की है 1500 यूनिट से,
एक यानी कि इंक्रीज इन इन्वेंट्री कितनी हुई थी, 8500 में से 7000 निकाल दिए थे, सेल किए थे तो 1500 आ गई थी। 20 का एक यूनिट था, 30000 आ गया डिफरेंस, दोनों के दरमियान 30000 का ही डिफरेंस था। और ईयर 6 के सेकंड हाफ में क्या हुआ है, 7000 माइनस 1000 रिडक्शन हुई है इन्वेंट्री की 1000 से, एक यूनिट के ऊपर 20000 ही था, तो 20000 का देयरफॉर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट लोअर बाय 20000। तो हमने कल बच्चों एक बात ये भी की थी, अगर आपको याद हो, कि जब क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा होगी ओपनिंग इन्वेंट्री से तो किसका प्रॉफिट आएगा, हायर एब्जॉर्प्शन का। ओके, यहाँ पे ये देख लेते हैं कि क्लोजिंग इन्वेंट्री थी ज्यादा, ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री से, तो किसका प्रॉफिट ज्यादा आ रहा था, एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन का देखें प्रॉफिट ज्यादा है, मार्जिन का कम है। और दूसरी बात हमने क्या की थी, व्हेन क्लोजिंग इन्वेंट्री इज लेस ओपनिंग इन्वेंट्री से, ठीक है, जैसे आज हमने देखा है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी कितनी है 500 और ओपनिंग इन्वेंट्री है 1500। जब क्लोजिंग इन्वेंट्री लेस हो जाएगी तो फिर किसका प्रॉफिट ज्यादा होगा, मार्जिनल का। ये हमने कल भी देख लिया था, व्हेन क्लोजिंग इन्वेंट्री इज लेस फ्रॉम ओपनिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री इस केस में हमारे पास कितनी आ रही है 1500 और ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी हमारे पास 1500, तो इसमें मार्जिनल का प्रॉफिट हायर होगा, ठीक है। जबकि एब्जॉर्प्शन के केस में क्या है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री हायर होगी ओपनिंग इन्वेंट्री से, तो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट हायर होगा। ठीक है बच्चों, ये बात समझ आ गई, यस सर। गुड। तो ये छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के, जो कि जहन में रहे तो हर क्वेश्चन आसानी से होता चला जाता है, ठीक है। मुश्किल कुछ भी नहीं है इसमें, बस जस्ट कुछ स्टेप्स हैं जो कि मैं रोजाना थोड़े थोड़े करके आपको ये एक्सेल की शीट में ना आपको री इन्फोर्स कर रहा हूँ, रीइटरेट कर रहा हूँ, ताकि आपकी बात जहन में बैठ जाए, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आगे देखते हैं, दिस इज एग्जांपल नंबर 2 है यहाँ पे जी। बच्चों अपने पास कागज पेंसिल पकड़े और इसकी अंडरस्टैंडिंग हम लेते हैं। जुल्फकार लिमिटेड मेक्स एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट एंड हैज द टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 30,000 units per month. This is the capacity per month. The company budgeted the following information for the month of January 2000 X4. सिर्फ हमें जनवरी का ही डाटा दिया गया। अब आपको ना तौहीद कुछ बातें और क्लियर होंगी। ये क्या है, कंपनी बजट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2000 X4 और उनकी जो मंथली कैपेसिटी है दैट इज 30,000। नॉर्मल कैपेसिटी जो है ना वो है 27,000। 27,000 वो नॉर्मली प्रोड्यूस करते हैं और कैपेसिटी जो उनके पास है, जो मशीनें लगी हुई हैं वो 30,000 की। अभी देखते हैं हमें क्या क्या करना है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है प्रोडक्शन की 110 और सेलिंग एडमिन की है 25। फिक्स्ड ओवरहेड्स है 756,000 के, दैट रिलेट्स टू प्रोडक्शन, एंड सेलिंग एडमिन के है 504,000। द एक्चुअल ऑपरेटिंग डाटा फॉर जनवरी 2000 X4 इज एज फॉलोज। प्रोडक्शन हुई है बच्चों एक्चुअली 24,000 यूनिट्स की। देखो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 30,000, नॉर्मल कैपेसिटी है 27,000 और एक्चुअल प्रोडक्शन हुई है 24,000 और सेल्स हुई है 22,000। ओपनिंग स्टॉक था फिनिश गुड्स का 2,000। तो बच्चों क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा फिनिश गुड्स का 4,000। जी शाबाश, वेरी गुड। 2,000 हमारे पास ओपनिंग था, हमने 24 प्रोडक्शन कर ली, 26 हो गया, 26 में से 22 सेल कर दिए, तो 24,000 हम जो सॉरी 2,000 प्लस 24 26 22 सेल कर दिए, तो 4,000 का हमारे पास आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अब देखो ओपनिंग है 2,000, क्लोजिंग है 4,000, तो क्लोजिंग ज्यादा है कि बच्चों कम है? ज़्यादा सर। जब ज्यादा होगा तो किसका प्रॉफिट ज्यादा होगा? एब्जॉर्प्शन का। Absorption. वेरी गुड, शाबाश, यहां तक आपको बात समझ आ गई। During the during the month of January 2000 X4, the variable overhead exceeded the budget by rupees 120,000। वेरिएबल ओवरहेड जो हुए हैं हमारे इस महीने में वो 1,20,000 रुपए से बढ़ गए, जो कि हमने अपने बजट किए हुए थे। अभी जाके इसके इम्प्लीकेशन देखते हैं। प्रॉफिट प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी यूजिंग मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वुड बी एज फॉलो। जो डाटा अभी तक हमारे पास था, ये डाटा आपके पास था, इसके तहत हमने मार्जिनल से
और एब्जॉर्प्शन से इनकम स्टेटमेंट बनाई है। ठीक है बच्चों, ये आपके सामने मार्जिनल कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट है। आप अभी ये वाली फिगर्स अपने पास ना लिखें, जरा जस्ट ये फॉर्मेट अपने पास लिखें, बेशक ये फिगर्स वगैरह ना लिखें, और मार्जिनल से इनकम स्टेटमेंट जरा बनाएं। सिर्फ आप लिखें सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, सेलिंग, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, फिक्स कॉस्ट, प्रोडक्शन एंड सेलिंग। जस्ट ये हम एक फॉर्मेट अपने पास बनाएं, फिर मैं आपको क्वेश्चन दोबारा दिखाता हूं, तो हम इसको फिर पॉपुलेट करते हैं, तो हमें पता लगेगा कि मार्जिनल कॉस्टिंग से इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाई जा रही है जब ओपनिंग क्लोजिंग भी आ गए हैं, और एब्जॉर्प्शन से कैसे बनाई जा रही है। जरा कोशिश करें। जी बच्चों, ये फॉर्मेट आपने लिख लिया होगा। अब आए इसको देखते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग के साथ हम प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बना रहे हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता है, सेल में से हम लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट है, तो हमारे पास आता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन, और फिर इसमें से फिक्स कॉस्ट है सारी की सारी हम एक्चुअल वाली लेस कर देते हैं, तो हमारे पास आता है नेट प्रॉफिट। जैसे हमने यहाँ भी आपके साथ जिक्र किया था कि हम जब मार्जिनल कॉस्टिंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास कॉस्ट बनती है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल एफर्ट, या जाता है सम करके प्रोडक्शन कॉस्ट, और फिर हम सारी फिक्स कॉस्ट से लेस कर देते हैं फ्रॉम कंट्रीब्यूशन मार्जिन, तो हमारे पास आ जाती है इनकम से। हमने भाई 22,000 यूनिट सेल किए हैं, हमें यह क्वेश्चन में गिवन है 22,000 यूनिट सेल किए हैं, और एक की प्राइस है 250 पर यूनिट, तो 22,000 इंटू 250 करके हमारे पास सेल की वैल्यू आ जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हमने कितनी प्रोडक्शन की है बच्चों, ये भी आपको बताया गया है इस क्वेश्चन में। हमने प्रोडक्शन की है 24,000 यूनिट्स की, और प्रोडक्शन कॉस्ट हमें बताई गई थी 110 है। ठीक है, तो हमने 24,000 को 110 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 2640,000। ये हमारे पास थी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। ऊपर क्वेश्चन में हमें बताया गया है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2004 द वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड एक्सीडेड द बजट बाय ₹120,000। तो बच्चों, जब मार्जिनल कॉस्टिंग है ना, इसके अंदर क्या क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल एफर्ट्स। ठीक है, तो ये जो हमें कॉस्ट दी गई थी 110, अगर आप गौर करें तो इसमें लिखा हुआ क्या है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, दिस इज रिलेट्स टू प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन के अंदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल एफर्ट शामिल होता है। और अलहदा से बता रहे हैं कि वेरिएबल इफेक्टिव रेट क्या हो गया, वो बढ़ भी गया बाय 120,000। इसका मतलब है कि अब हमारी 24,000 यूनिट्स की कॉस्ट ये नहीं रही, बल्कि ऑन एक्चुअल वो अब आ गई है 2760,000। ठीक है, क्योंकि ये इंक्रीज कर गई, और हमने इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो हम एक्चुअल की फिगर के साथ बनाएंगे। और अब एक्चुअल फिगर जो आई है, क्योंकि उसमें एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट आ गई थी, दैट इज 2760,000। अब हमें निकालना है बच्चों क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना था हमारे पास, 4,000 यूनिट्स का। ये 2760 कितने की कॉस्ट हो गई, 24,000 यूनिट्स की। तो जब हमने इसको से डिवाइड किया तो एक यूनिट की कॉस्ट आ गई, और मल्टीप्लाई कर दिया 4,000 से, तो हमारे पास 4,000 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक आ गया। इससे पहले हमारे पास था बच्चों ओपनिंग स्टॉक, और मार्जिनल कॉस्टिंग में स्टॉक की वैल्यू, इन्वेंट्री की वैल्यू हमने कहा है किसके साथ आती है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के साथ। तो वो थे हमारे पास 2,000 यूनिट, और वेरिएबल कॉस्ट पिछले सालों में हमारी रही है 110। तो ओपनिंग स्टॉक हमने इसमें ऐड कर दिया, क्लोजिंग लेस कर दिया, तो ये हमारे पास आ गई है कॉस्ट ऑफ सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, दैट इज 2.52 मिलियन। इसके अंदर हम सेलिंग एंड एडमिन की कॉस्ट भी डाल देते हैं, क्योंकि हमने 22,000 यूनिट सेल किए ना बच्चों, तो सेलिंग एंड एडमिन 22,000 के आते हैं, ये बात ध्यान में रहे, ये 24,000 के नहीं आएंगे, क्योंकि ये सेलिंग एंड एडमिन है, इनका ताल्लुक सेल्स के साथ होता है।
और हर एक यूनिट के लिए उन्होंने हमें बताए भी थे कि कितने होते हैं, दैट इज 25। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 25। ये बच्चों बात ध्यान में रहे, सेलिंग एडमिन का ताल्लुक प्रोडक्शन से नहीं होता, सेलिंग एडमिन का ताल्लुक सेल्स के साथ होता है। अगर वो कभी बता दे कि हमारा प्रोडक्शन के साथ है तो फिर प्रोडक्शन के साथ हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, अनलेस एंड अदरवाइज स्पेसिफाइड आप इसको कंसीडर करेंगे विद सेल्स। तो सेल्स हमने की 22,000 यूनिट, उससे हमने 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज दिस। अब इन दोनों को जमा किया तो टोटल हमारी ये वेरिएबल कॉस्ट बन गई, सेल में से लेस की, तो हमारे पास आ गया कंट्रीब्यूशन मार्जिन। जो भी हमारी एक्चुअल फिक्स कॉस्टें होंगी वो लेस करेंगे तो हम प्रॉफिट की फिगर पे अराइव हो जाएंगे, दैट इज 1.17 मिलियन। तो आप बच्चों ये ओपनिंग स्टॉक यहां से उठा के ना यहाँ पे भी लिख सकते थे शुरू में, और फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करते, फिर क्लोजिंग स्टॉक लेस करते, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने शुरू में लिख दिया या बाद में लिख दिया। ओपनिंग स्टॉक ऐड होता है, फिर प्रोडक्शन कॉस्ट आती है, लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक एंड सो ऑन। तो ये बच्चों क्लोजिंग स्टॉक को दोबारा समझाएंगे? क्लोजिंग स्टॉक को, यस सर, ये जो कैलकुलेशन है। जी बेटे देखो, क्लोजिंग स्टॉक इस तरह हुआ कि आपने इस दफा कितनी प्रोडक्शन की है, 24,000 यूनिट्स की, और उनके ऊपर आपकी क्या कॉस्ट इंकर्ड हुई, 110 तो इंकर्ड होती थी, उसके साथ मल्टीप्लाई करके ये निकाल लिया, प्लस एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट आपकी इस पीरियड में लगी है 120,000। तो ये 2.76 मिलियन हमारी कॉस्ट इंकर्ड हुई है टू प्रोड्यूस 24,000 यूनिट्स, टू प्रोड्यूस 24,000 यूनिट्स। तो जब हमने 2.76 को 24,000 से डिवाइड किया तो एक यूनिट की कॉस्ट आ गई, और उसको अब हमने मल्टीप्लाई कर दिया कि हमारे पास क्लोजिंग कितने यूनिट्स पड़े में 4,000, तो हमने 4,000 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गई क्लोजिंग स्टॉक की फिगर। सर लेकिन यहाँ पर मेंशन तो नहीं है ना कि जो ओवर ये एक्सीड हुआ है ये प्रोडक्शन वेरिएबल से? बेटा ये ऊपर क्या लिखा है, पहले लाइन पढ़ो। प्रोडक्शन से रिलेट तो यहाँ पे कोई इंडिकेटर नहीं लिखा। ये क्या हो रहा है बच्चों, फैक्ट्री जो होती है ना, ये प्रोडक्शन वाले खर्चे होते हैं। फैक्ट्री इंडिकेट कर रही है प्रोडक्शन। देखो ना यहाँ पे भी हमने आए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल एफर्ट, यही प्रोडक्शन कॉस्ट बनती है। इधर भी यही प्रोडक्शन कॉस्ट बनती है, वेरिएबल एफर्ट। इन तीनों को जब हम सम करते हैं तो हमारे पास दिस इज प्रोडक्शन कॉस्ट, और यहाँ पे हम इन चारों को सम करते हैं तो ये हमारे पास बनती है प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, तो यहां से पता लगता है, एफर्ट बताया गया ना कि ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ठीक है बच्चों, अभी आप जाके इसी केस का हम एब्जॉर्प्शन का केस देखते हैं। अब ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से बनी हुई है, ठीक है। इसका फिर एक दफा ये अपने पास रजिस्टर में फॉर्मेट बनाए, फिर मैं इसके अंदर फिगर्स आपसे डिस्कस करता हूँ। जस्ट एक दफा पहले हम फॉर्मेट से फेमिलियर हो जाएं, क्या क्या हमने चीजें इसमें अंदर पुट इन करनी है। हाँ बच्चों, एब्जॉर्प्शन से आप वैसे ही फेमिलियर हैं, हम इसके देखते हैं कि इसकी फिगर्स कैसे आ रही है। प्रॉफिट है, सॉरी सेल है 22,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 250, सेल्स दोनों सूरतों में सेम होती है। अच्छा जी, फिर क्या आ गया हमारे पास, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने की है 24,000 इंटू 138, और इसकी वर्किंग हम देख लेते हैं 138 कहाँ से आया, दैट इज 3312। मार्जिनल में जब हमने किया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था 110 के साथ, जबकि अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 138 के साथ। अब ये 28 का डिफरेंस कहाँ से आया, दिस इज
वर्किंग नंबर 1। वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट तो हमें 110 दी गई थी, उसके बाद हमने फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट निकाले हैं 28 के पर यूनिट। वो कैसे आए बच्चों? आपको क्वेश्चन में बताया गया था कि फिक्स्ड एफओएच जो हमारे हैं दैट इज 756,000, 756,000। आपको दिखा देता हूँ, ये आपको बताया गया है कि प्रोडक्शन है हमारी 756,000। अच्छा बच्चों, इस दफा जब हमने कंपनी ने डाटा बनाया था ना, तो नॉर्मल कैपेसिटी क्या थी? 27,000। यानी कि ये थे हमारे एस्टिमेटेड एफओएच और ये थी हमारी एस्टिमेटेड बेस। एस्टिमेटेड एफओएच डिवाइड बाय एस्टिमेटेड बेस। यूजुअली जब क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं बताया गया तो नॉर्मल कैपेसिटी को ही आप बेस बनाओगे। किसको बेस बनाओगे बच्चों? नॉर्मल कैपेसिटी को। ठीक है, हम थोड़ी सी यहाँ बात कर लें कैपेसिटी किस किस्म की होती है, शायद पहले की भी हो, यहाँ पे दोबारा कर लेते हैं। एक होती है बच्चों थियोरेटिकल कैपेसिटी, जिसको रेटेड कैपेसिटी भी कहा जाता है। ठीक है, इसको समटाइम मैक्सिमम कैपेसिटी भी कहा जाता है। ठीक है, थियोरेटिकल कैपेसिटी, रेटेड कैपेसिटी या मैक्सिमम कैपेसिटी। जैसे आपने देखा होगा कि टोयोटा कार आप चला रहे हैं, होंडा चला रहे हैं, तो उसकी जो स्पीडोमीटर है ना वो होता है 280 तक या 300 तक जाता हो, लेकिन कभी वो 280 या 380 पे गाड़ी चली है? नहीं चली ना। लेकिन वो चल सकती है कब? जब आइडियल सर्कमस्टांसेस हो, हवा गाड़ी की टायरों की बिल्कुल ठीक हो, इंजन ऑयल अच्छे से अच्छा डला हो, हाई ऑक्टेन पेट्रोल हो, सामने से जो हवा आ रही है उसका फ्लो नॉर्मल हो, रोड ग्रिप बहुत आला हो, ठीक है, ड्राइवर प्रोफिशिएंट हो, ठीक है, और तो फिर ये सब चीजें हो तो गाड़ी 280 300 पे जाएगी, क्योंकि उसको उन्होंने उस पर टेस्ट किया होता है। ठीक है, लेकिन हम यूजली उसको उस पर नहीं चला सकते। जिस कैपेसिटी पे हम चलाते हैं उसे कहते हैं नॉर्मल कैपेसिटी या एवरेज कैपेसिटी। ठीक है, नॉर्मल यानी कि पिछले सालों में या पिछले महीने में या क्या हम किस कैपेसिटी पे चलाते रहे हैं, ये होगी सेकंड कैपेसिटी। फिर आता है एक्सपेक्टेड एक्चुअल कैपेसिटी और एक होती है फिर एक्चुअल कैपेसिटी। ठीक है, जैसे अगर हम अभी इस क्वेश्चन देखें जो हमारे पास था, उसने बताया कि जनाब इसकी जो कैपेसिटी है ना वो है 30,000, जो क्वेश्चन में बताया गया था, ये दिस इज 30,000। ठीक है, हम कहते हैं जो उसकी कैपेसिटी है दैट इज 30,000। हम इसे कहते हैं दिस इज थ्योरेटिकल कैपेसिटी। थ्योरी में ऐसा हो सकता है, एक्चुअली ऐसा नहीं होता। एक्चुअली क्या होता था पास्ट पीरियड्स में? 27,000। ठीक है, और एक्चुअली हमने कैपेसिटी कितनी चलाई? 24,000। यहाँ तक तीनों की बातें हो तो समझ आपको आगे होगी। अब आपको समझानी है बात एक्सपेक्टेड एक्चुअल कैपेसिटी। एक्सपेक्टेड एक्चुअल कैपेसिटी बच्चों ये होती है कि जो आइंदा आने वाला पीरियड है उसमें हम कितनी अपनी फैक्ट्री चलाएंगे। ये था कि पास्ट में क्या होता है, से आगे आ रहा था वर्ल्ड कप, हमने कहा नहीं अब तो हम भाई 28,000 चलाएंगे। दिस इज द बेस फॉर द नेक्स्ट पीरियड। यानी अगर हमारे पास एफओएच है 756,000 जिस तरह अभी इस क्वेश्चन में बताए गए हैं, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 28,000 से और फिर हमारे पास रेट आ जाएगा दैट इज 27.00। तो एक्सपेक्टेड एक्चुअल कैपेसिटी क्या है कि जो आइंदा आने वाला पीरियड है, फोर्थ कमिंग पीरियड, नेक्स्ट पीरियड, उसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम फैक्ट्री को चलाएंगे। यह है कि पास्ट पीरियड्स में क्या चलती रही है। ठीक है, और ये जो अभी पीरियड गुजरा है उसमें एक्चुअली क्या चली है। तो बच्चों तीनों चारों कैपेसिटी में फर्क समझ आया? यस सर। चलो अभी हम यहीं पे बातें समझते हैं। जब हमने रेट निकाला ना, रेट प्री डिटरमाइंड एफओएच रेट, तो हमने क्या करना है एस्टिमेट एफओएच। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया हुआ तो आपने नॉर्मल कैपेसिटी से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? नॉर्मल से। एक्चुअल से नहीं कर देना। एक्चुअली हमने बनाए थे 24,000, 24,000 से नहीं करना।
हमने करना है नॉर्मल कैपेसिटी से। तो जब भी उन्होंने ये किया तो उनके पास आ गया 28, 110 प्लस 28 बन गया 138। तो ये आपके पास बनेगा फिगर, और 24,000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया है 3.312 मिलियन। इसके अंदर एडिशनल जो वेरिएबल कॉस्ट इनकट हुई है वो भी इनकट ऐड की, तब हमारे पास बन चुकी है कॉस्ट 3.432 मिलियन। क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए फिर ये करना पड़ेगा, इस फिगर को डिवाइड करेंगे 24,000 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 4,000 से, तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आ गया 576,000। ओपनिंग स्टॉक हमारा 2,000 था, उसको 138 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो स्टॉक की वैल्यू निकलती है वो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड एफर्ट्स निकलती है, जो कि हमने 138 यहाँ निकाला है, हम यहाँ पे भी 138 ही लेंगे एंड 276,000। जब ओपनिंग को ऐड किया, क्लोजिंग को लेस किया, तो हमारे पास फिगर आ गई 3136,000। दिस इज प्रोडक्शन कॉस्ट एट नॉर्मल और एट स्टैंडर्ड। अब बच्चों हमें यहाँ के जाके यहाँ पे ट्रीटमेंट करना पड़ेगा अंडर और ओवर अप्लाइड का। इस तरह आपको मैंने यहाँ पे भी बताया था कि हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है अंडर और ओवर अप्लाइड का, क्योंकि हमें लेने होते हैं एक्चुअल एफर्ट्स। कहाँ पे आना होता है हमें? हमने आना एक्चुअल एफर्ट्स पे ही है, जो यहाँ पे थे वो यहाँ पे भी आना है। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब क्या हुआ कि आपके ख्याल में, ये तो ही से मेरा क्वेश्चन है कि हमारा प्री ट्रीटमेंट एफर्ट्स रेट क्या आ गया था भाई? 28 सर। 28। ठीक है, तो आप मुझे जरा बताओ हमारी अप्लाइड एफर्ट्स क्या होंगे? अप्लाइड सर इसी रेट को आप जो मल्टीप्लाई कर दें, ये है 27 यूनिट से। नहीं नहीं, क्या हो गया यार? सर जी क्या पूछ रहे हैं आप? जी मैं बताता हूँ, देखो आपने ये मान लिया कि हमारे पास 28 का रेट आ गया है, मान लिया ना? यस सर। तो अप्लाइड एफर्ट्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है भाई फयाजी? सर इसको एक्चुअल एफर्ट से मल्टीप्लाई करेंगे ना रेट को। एक्चुअल एफर्ट्स से नहीं यार, सर एक्चुअल वो एक्टिविटी यूनिट्स लेवल हैं जो, होगी ना, सॉरी। हाँ एक्टिविटी। आमना सुन रही हैं आप? अप्लाइड एफर्ट्स निकालने के लिए हम रेट को, जो एक्चुअल हमारी प्रोडक्शन हुई है, ये अगर डायरेक्ट लेबर आवर्स होते तो डायरेक्ट लेबर आवर के साथ से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास बच्चों आ गए अप्लाइड एफर्ट्स। क्या आ गए? अप्लाइड एफर्ट्स। ये अप्लाइड एफर्ट्स हैं। ठीक है, तो ही यहां तक बात समझ आ गई? यस सर। जब सवाल समझ आएगा ना फिर आंसर समझ आएगा। आप कहते हैं ना सर क्या पूछ रहे हैं, तो अभी मैं आपसे जस्ट पूछ रहा था कि अप्लाइड एफर्ट्स क्या है। तो एक यूनिट का रेट है, अभी हम सारे यूनिट को नहीं ले रहे, 110 से नहीं कर रहे, हम सिर्फ अप्लाइड एफर्ट्स पढ़ रहे हैं। हम अप्लाइड मटेरियल, अप्लाइड लेबर, अप्लाइड वेरिएबल एफर्ट्स नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ अप्लाइड फिक्स एफर्ट्स पढ़ रहे हैं, जिसका रेट था 28। और 28 का रेट कैसे आया था? दैट इज 756,000, और उसको हमने डिवाइड कर दिया था 27,000 से। ठीक है बच्चों, तो जब हमने ये किया था तो डिवाइड बाय दिस, तो ये हमारे पास 28 का रेट आ गया। ओके, इस रेट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जो एक्चुअली यूनिट्स बनाए तो 672, ये आ गया अप्लाइड। बच्चों एक्चुअल कितना है? 756। शाबाश। अभी इस क्वेश्चन में जो उन्होंने एस्टिमेट एफर्ट्स दिए थे ना वही एक्चुअल है। अमूमन सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक्चुअल आ रहे हैं 756। तो बच्चों अंडर अप्लाइड है कि ओवर अप्लाइड है? अंडर अप्लाइड। अंडर है सर। गुड, वेरी गुड। और कितनी अमाउंट से है? 84,000। जी शाबाश। तो बच्चों ये है अप्लाइड एफर्ट्स, ये है एक्चुअल एफर्ट्स, और अंडर अप्लाइड है 84,000। तो अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, अगर आप आके देखें 84,000 अंडर अप्लाइड है, और अंडर अप्लाइड कॉस्ट में ऐड होता है। अंडर अप्लाइड हमने यहाँ पे कई दफा ये बातें की हैं कि ये कॉस्ट में, अंडर अप्लाइड अगर आएगा तो कॉस्ट में ऐड होगा। अगर प्रॉफिट में से करना है तो प्रॉफिट में से लेस करेंगे। तो कॉस्ट में हमने ऐड कर दिया, अब हमारे पास कॉस्ट ये बन गई, सेल में से कॉस्ट लेस की, तो हमारे पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट में से अब हम लेस करते हैं सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस। अब हमने यहाँ कोई और प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे लेस नहीं करने होते, ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने
फिक्स सेलिंग कॉस्ट थी 504,000 और वेरिएबल कॉस्ट थी 22,000 इंटू 25, वो लेस की तो हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है एब्जॉर्प्शन का 1.226 मिलियन, 1.226 मिलियन। इसमें बच्चों किसी को डाउट, कोई कंफ्यूजन कि ये कैसे बन रहा है? अभी जस्ट आप ये लर्न कर रहे हो कि ये कैसे फिगर्स आ रही हैं, कोई इसमें परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है। यहां देखो आ रही है 138, पहले मार्जिन के केस में आ रही थी 110, तो ये 138 कैसे आई, ये आपको समझ आ गई, जो के बाद हमने आज यहां से स्टार्ट की थी और आपको बताई थी। पहले दिन से हम ये चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हम इसको री इन्फोर्स करते रहते हैं, बार बार डिस्कस करते रहते हैं, ताकि आपको दोनों के दरमियान डिफरेंस का पता चले। ठीक है बच्चों, यहां तक बात क्लियर हो गई? यस सर। गुड। अब आप देखें, फिर अगर इस क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि जी प्रॉफिट रिकंसिलिएशन बनाएं, तो हम प्रॉफिट रिकंसिलिएशन भी बना लेते हैं, ठीक है, से जो हमने अपने तरीके से सीखी है पहले उससे उस तरीके से करते हैं। एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट आ रहा है 1.226, ठीक है, हम यहाँ पे बना लेते हैं इस एक और क्वेश्चन, ये जो करंट क्वेश्चन है ना, इसकी करते हैं। प्रॉफिट आ रहा है एब्जॉर्प्शन से 1.226 मिलियन। सर जी बेटा। सर इसमें हमने ओपनिंग स्टॉक 110 पे क्यों नहीं लिया, 138 पे क्यों लिया? जी बेटा, देखें हमने यहाँ पे भी बात की थी आज चैप्टर के स्टार्ट में कि एब्जॉर्प्शन में जो है ना, इन्वेंट्री या यूनिट कॉस्ट किस पे आती है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल एफर्ट एंड अप्लाइड एफर्ट। उसके अंदर भी अप्लाइड एफर्ट शामिल होता है। मार्जिनल के केस में सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल एफर्ट है। एब्जॉर्प्शन के केस में अप्लाइड एफर्ट आपने उसका हिस्सा बनाना है, और वो 28 के साथ ही बनेगा। दैट्स वाई 110 प्लस 28 करके हमने बनाई है 138। ये तीनों हमें बताई गई थी 110, और ये जब हमने इसमें सम कर दिया तो ये बन गया 138। जी बेटा। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, अच्छा जी, हमारे पास ऑप्शन का प्रॉफिट आ रहा है। जी जी, एक मिनट तोहिद, मैं आपको बताता हूँ, आपका आंसर आपको मिल जाएगा जो आप पूछने जा रहे हैं, लेकिन पहले इसको जरा कंप्लीट कर लें। एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट आ रहा है 1.226 और मार्जिनल का प्रॉफिट आ रहा था 1170 000। ये आ गया, ये फार्मूला लगा लेते हैं, यानी कि हम एब्जॉर्प्शन माइनस मार्जिनल का प्रॉफिट, तो डिफरेंस आ रहा है 56,000। ओके, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम आते हैं चेंज इन इन्वेंट्रीज। अच्छा जी बच्चों, अभी आपको सामने बिल्कुल सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, आपको कहोगे यार इतना आसान है। देखें भाई, क्लोजिंग कितनी है 572 और ओपनिंग कितनी है 276। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करें, कितना फर्क बनेगा? टू 96। 296। तो हमने यहां निकालनी होती चेंज, तो ये आ गया 296,000। ठीक है फ्याजी, कैसे आया? क्लोजिंग वैल्यू है 572, माइनस करते हैं ओपनिंग की वैल्यू, तो 296,000 हमारे पास आंसर आ रहा है। दिस इज ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इसी तरह जाके मार्जिनल का देखते हैं। मार्जिनल में क्लोजिंग आ रही है 460 और ओपनिंग थी 220। कितने का डिफरेंस है बच्चों? 240। 240। 240,000, 240,000 का। ठीक हो गया, फिर ये फार्मूला लगा लेते हैं, कितने का डिफरेंस आ रहा है 56। तो देखें, जो प्रॉफिट में डिफरेंस था सेम वही इन्वेंट्रीज में डिफरेंस है, तो यही हमारी है प्रॉफिट रिकंसिलिएशन। और अगर हम इस फार्मूले के तहत भी करना चाहें जो हमने यहाँ किया था, तो एक यूनिट के ऊपर कितना है 28, और चेंज इन इन्वेंट्री कितना था बच्चों? ओपनिंग थी 2000, क्लोजिंग थी 4000, तो चेंज कितना था 2000 का। तो आप जब ये यहाँ पे अप्लाई करेंगे 28 इंटू 2000,
तो वो भी देखें आपके पास आता है 56,000। ठीक है बच्चों, तो आज हमने सीखा है प्रॉफिट रिकंसिलेशन। जी तौहीद, आप क्या कह रहे थे? सर मैं ये कह रहा था सर, ये जो आपने पीछे सोल्यूशन खोला हुआ था सर, इसमें हम ये बुक वाले ने जो अंडर अप्लाइड जो बेसिकली किस्सा निकाला हुआ है कि 3,000 को इसने 28 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। ये 3,000 है बेसिकली, ये सर नॉर्मल कैपेसिटी और जो एक्चुअली प्रोडक्शन की है ना उसके दरमियान में डिफरेंस है। जी जी सर ये कौन सा तरीका है सर ये जी अंडर जी, अप्लाइड निकालने का सर? देखो हमने यहाँ के अंडर अप्लाइड निकाला ना 84, ठीक है जी, 84,000। वो कैसे निकला है? ये 756 किसके ऊपर था? 27,000 के साथ। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 3,000। ठीक है, और एक यूनिट के ऊपर कितना है? 28। तो अगर आप 3,000 को 28 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास 84,000 ही आ जाएगा। ये 24,000 यूनिट के साथ था, ये 27,000 यूनिट के साथ है। दोनों के दरमियान डिफरेंस है 3,000 का। और एक यूनिट के ऊपर एफओज कितना है? 28, तो वो भी निकल आएगा। ओके सर। ठीक है, मुख्तलिफ तरीकों से निकलेगा, लेकिन पहले हमने सिंपल रखा हुआ है कि हमने अप्लाइड एफओज कैसे निकालना होता है, हमें एक्चुअल एफओज का पता है, इन दोनों का डिफरेंस है वो निकाल लिया, या ये 24,000 था 27 था उस तरीके से निकाल लिया। तो बच्चों ये है प्रॉफिट रिकंसिलेशन, कि आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट से स्टार्ट होते हैं और मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट पे पहुंच सकते हैं। और ये भी डिफरेंस तरीके से, एक तरीके से ये भी किया गया है, इसको भी हम चलो कल देख लेंगे कि ये क्या ट्रीटमेंट हो रहा है। लेकिन आपको जो मैंने अभी ये तरीका सिखाया कि एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट लिखा, मार्जिन का प्रॉफिट लिखा, दोनों का डिफरेंस आया। इसी तरह इन्वेंट्रीज के दरमियान डिफरेंस निकाला और हमारी ये फिगर टैली कर जाती है। तो आज हमने ये एक एग्जांपल की है 2, जिसके अंदर हमने प्रॉफिट रिकंसिलेशन भी कर ली। नेक्स्ट आ रही है बच्चों एग्जांपल नंबर 3। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसको कल इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे और आपने ट्राई करनी है, इसको होल हार्टेड अटेम्प्ट करना है एग्जाम। यानी कि आप बेशक अभी जब इसको अटेम्प्ट करना चाह रहे हो तो ये फॉर्मेट आप बेशक बना के अपने पास रख लें कि जी ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में या मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने ये चीजें करनी है। बेशक फिगर्स आप खुद अपने क्वेश्चन में से उठा के प्लेस करें, आप अंडरस्टैंड करें, यहां से सिर्फ आप ये फॉर्मेट अंडरस्टैंड कर लें और फिर इस क्वेश्चन को करें। ठीक है, तो बच्चों ये एग्जांपल नंबर 3 जो है ये आपका होमवर्क है, और इसके बाद फिर ये एग्जांपल्स हमारी कंप्लीट हो जाएंगी और इसके बाद फिर हम पास पेपर्स पे आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, आज का होमवर्क है एग्जांपल नंबर 3 ऑफ स्टडी टेक्स्ट 2020। एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट्स? और जो बाकी भाई मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं, तौहीद अभी मेरे साथ हैं, फैज़ रसूल हैं, दानियाल नदीम हैं, रिमशा हैं, सैयद हम्माद हैं, और तो भाई आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, ओके अल्लाह सर, हाफिज़। अल्लाह हाफिज।